What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर. Welcome to Stellar Army. तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। बड़ी ही प्यारी और बड़ी ही शानदार बात बोली गई यार यहाँ पर। अगर आप लोग आज की डेट में लगता है कि काफी बुरे वक्त से गुजर रहे हैं और आप लोग ये फील कर रहे हैं, तो देखिए वक्त कैसा भी हो गुजर जाता है। आप लोगों ने कई बार ये जोक सुना होगा कि अकबर ने बोला बीरबल को कि कुछ ऐसा शब्द बोलो जो कोई दुखी हो तो उसको सुनकर अच्छा लगे और जो कोई खुश हो तो उसको सुनकर बुरा लगे। एक शब्द कोई ऐसा बोलो। तो बीरबल साहब के द्वारा बोला गया कि ये वक्त भी गुजर जाएगा, यानी कि अगर कोई खुश है उसको सुनकर लगेगा कि यार ये अच्छा वक्त भी चला जाएगा, और अगर कोई दुखी है उसको सुनकर लगेगा कि यार अच्छा है कि ये वक्त चला जाए। तो आप लोगों को ये बात हमेशा माइंड में ध्यान रखनी है कि चाहे कोई अच्छी कंडीशन हो चाहे कोई बुरी कंडीशन हो, वो हमेशा गुजर जाती है वक्त के साथ में। तो वक्त हमेशा अपने आप को चेंज करता रहता है। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम आप लोगों की लाइफ में पहले भी आई होगी, पर लेकिन आज की डेट में अगर आप लोग देखेंगे वो प्रॉब्लम आप लोगों की लाइफ में नहीं होंगी। आज की डेट में कुछ खुशी आप लोगों की लाइफ में आई होगी, आगे चल के फिर कोई प्रॉब्लम आई होगी, फिर कोई खुशी आई होगी। तो जब ये सारी चीजें हम लोग को अपनी जिंदगी में देखने को मिलती है, कभी खुशी और कभी प्रॉब्लम उन्हें, कभी खुशी और कभी गम, जब हम लोग ये चीजें ऑलरेडी अपनी लाइफ में देख रहे हैं तो क्यों ना हम लोग इनको बिल्कुल ऐसे ही फील करें कि यार ये टेम्परेरी है, अब थोड़े ही टाइम में ये गुजर जाएगा। तो अगर इस तरीके से हम लोग अपने दिल को समझाते हैं, ऐसी बात हम लोग अपने मन को बताते हैं, तो इससे फायदा ये होता है कि आप लोग इन चीजों के नीचे दबोगे नहीं, आप लोग माइंड पे बहुत ज्यादा प्रेशर फील नहीं करोगे, आप लोग अपने आप को कंफर्टेबल बना लोगे बड़ी ही जल्दी। अगर कोई भी दिक्कत लाइफ में आती है तो ये सारी चीजें आप लोगों को एक स्टेबल माइंड प्रोवाइड करा देंगे, जिससे आप लोग अच्छे से अपने काम पर फोकस देंगे। और जब जब आप लोग अपने काम पर फोकस देने लगते हैं तब तब आप लोग जो है सही डायरेक्शन में अपनी एनर्जी को यूटिलाइज करने लगते हैं, और यही एनर्जी का जो यूटिलाइजेशन जब सही डायरेक्शन में होता है तो आप लोग अपने गोल को अचीव कर पाते हैं। तो इसलिए ये सारे कनेक्शन एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं। अगर ये चीजें आप लोगों ने एक बार समझना स्टार्ट कर दी, आप लोगों ने फील करना स्टार्ट कर दी, तो लाइफ में आप लोग बड़ी ही जल्दी अपने मुकाम पर पहुंच जाओगे और बिना किसी टेंशन के। क्योंकि जब भी कोई टेंशन आएगी आप लोगों के माइंड में ये ऑलरेडी क्लियर होगा कि यार ये टेम्परेरी है, कुछ टाइम के बाद में ये टेंशन भी खत्म हो जाएगी। काफी इंपॉर्टेंट ये आज का डिस्कशन रहने वाला है। पहले तो स्टार्टिंग में एक ओवरव्यू लेंगे आज के न्यूज़पेपर का, और उसके बाद में एडिटोरियल डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो काफी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है, कई सारी बेसिक इंफॉर्मेशन आप लोगों को जानने को मिलेगी, कई सारी स्टैटिक इंफॉर्मेशन आप लोगों को जानने को मिलेगी कि तो काफी कुछ आप लोग यहां पर इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर देखेंगे। पर लेकिन उससे पहले एक बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है, ये ऑलरेडी मैं आप लोगों को डिस्कस कर चुका हूं, तो हमारी पीआईबी वाली वीडियो आती है उसके अंदर बात की जा रही है। यहां पर यह उमनगोट रिवर के बारे में आप लोगों को ये बताना है ये कहां पर लोकेटेड है। ए में बोला गया आसाम के अंदर, बी में बोला गया मणिपुर, सी में बोला गया मेघालय और डी में बोला गया सिक्किम। तो इसके बारे में आप लोगों को अपना आंसर देना है। ये वो रिवर है जो रिसेंटली काफी ज्यादा न्यूज में थी, जब यहां पर एक हाइड्रो पावर प्लांट लगाने की बात की जा रही थी। तो इस पर्टिकुलर एरिया में लोगों के द्वारा प्रोटेस्ट किया गया कि वो इसको ही अलाउ नहीं करेंगे। तो 210 मेगावाट का इसके ऊपर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लगाने की बात की जा रही थी, तो लोगों ने मना कर दिया। ये एक ऐसी रिवर है जो कि काफी क्लीन रिवर यहां पर मानी जाती है। यहां पर अगर आप लोग ध्यान से देख रहे होंगे इस पिक्चर में, तो जो उन्हें की तलहटी दिखाई देगी आप लोगों को जो रिवर की, तो इस तरीके से नीचे तक की सारी चीजें दिख जाती हैं। और ये काफी एक रेयर रिवर आप लोगों को देखने को मिलेगी। नॉर्मली काफी लार्ज स्केल पर हमारी कंट्री में जितनी भी रिवर हैं वो आज की डेट में पोल्यूट हो चुकी हैं किसी न किसी रीजन की वजह से। तो इसको पोल्यूशन से बचाने के लिए भी यहां पर ये ऐसे स्टेप उठाए गए। तो कौन से राज्य में है ये आप लोगों को बताना है, और इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ऐसे क्वेश्चन क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट के राज्य से हैं। तो कई बार ऐसी बातें आप लोगों से एग्जाम में पूछ ली जाती है। इस राज्य के वो भी दिखाऊंगा आप लोगों को कौन कौन सा इसके साथ में बॉर्डर टच करता है। तो काफी प्यारा डिटेल का आज का ये डिस्कशन रहने वाला है। तो सबसे पहले तो एक इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए कि कल हमारी कंट्री में एक नया और रिकॉर्ड टूटा। हमारी कंट्री में 4 लाख केस यहां पर क्रॉस हो गए। आप लोगों को पता है कि अभी यहां पर एक स्टडी निकल कर आई थी कि मई के मिड में हमारी कंट्री में 7 से 8 लाख के करीब केस देखने को मिल सकते हैं। क्या कुछ ऐसा होने वाला है, तो उसके बारे में हम लोग समझेंगे कि अगर सिचुएशन हम लोग ढंग से टेस्ट नहीं कर पाए, बीमारी का इलाज नहीं कर पाए, अगर इसी तरीके से लापरवाही बरतते रहे तो काफी बुरी कंडीशन देखने को मिलेगी। इसी के बारे में एक बड़ा ही एक शानदार आर्टिकल आप लोग बोल सकते हैं कि सिचुएशन को अंडरस्टैंड कर उसका प्रॉब्लम निकालना ही उसको असली तरीके से टैकल करना होता है। अगर हम लोग उसको इग्नोर कर देंगे और आंखें बंद कर लेंगे कि नहीं आंखें बंद करने से प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, तो वो और विकराल रूप लेके आप लोगों के सामने आएगी और उस टाइम पर घुटनों पर टिका देगी। तो इसलिए जब भी प्रॉब्लम सामने आए तभी उसका सॉल्यूशन इंसान को निकाल लेना चाहिए। क्योंकि अभी आप लोग देखिए एक टाइम ऐसा था 80-90 हजार केस भी देश में आ रहे थे, तो हम लोग आश्चर्यचकित हो जा रहे थे, यार ये कैसा हो गया। अगर 800, 900, 1000 के करीब लोगों की जान जा रही थी तो हम लोग इरिटेट हो जा रहे थे, यार इतने
लोगों की जान चलेगी। पर लेकिन आज आप लोगों के सामने सिचुएशन है कि कैसी कंडीशन आप लोग यहां पर देख सकते हैं। ओके, तो यहां पर अभी 3783 लोगों की जान चलेगी। जो वैक्सीन कवरेज के बारे में बात करें तो सबसे अच्छे लेवल पर हमारी कंट्री में गुजरात चल रहा है, दूसरे नंबर पर केरला, जम्मू एंड कश्मीर और इसी के साथ में पंजाब। तो अगर पूरी कंट्री का आप लोग एवरेज निकालेंगे तो 2.69 आप लोग यहां पर देखने को मिलेगा। तो देखते हैं कैसे जल्दी से हम लोग अपनी कंट्री में वैक्सीनेशन लोगों को प्रोवाइड कराते हैं, क्योंकि यही एक ऐसा तरीका है जिसके बेस पर सिचुएशन को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये यहां पर इसके बारे में ध्यान रखिए और थोड़ा अपना ध्यान रखिए। साथ ही साथ में जो बुजुर्ग लोग हैं, अगर किसी को कोई भी बीमारी है तो कम से कम उसको बाहर नहीं निकलना है। आप लोग अपने घर में कोई भी अगर बुजुर्ग लोग और खासकर बीमार है तो उसका ध्यान आप लोग को रखना है। कई सारी कंट्री, पहले यूके था, फिर यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, तो बोल देता अगर कोई इंडिया से आएगा तो उसको यहाँ पर पेनल्टी भी देनी पड़ेगी अच्छी खासी और जेल में डाला जाएगा 5 साल के लिए। अब यहाँ पर श्रीलंका के द्वारा भी इंडिया से अगर कोई ट्रेवल करता है तो उसके ऊपर बैन लगा दिया गया है, क्योंकि हमारी कंट्री आज के डेट में सबसे ज्यादा केस आप लोग अपनी कंट्री में देखने को मिलेंगे, जो केसेस निकल कर आ रहा है डे बाय डे। ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे ज्यादा केस है यूएसए के अंदर और दूसरे नंबर पर है इंडिया के अंदर। पर लेकिन इंडिया के अंदर नंबर ऑफ केसेस की अगर संख्या देखें तो सबसे ज्यादा हमारे केस में देखने को मिल रही है। एक बार ऐसा था कि यूएसए के अंदर 2 लाख 2.5 लाख के करीब केस आ रहे थे तो लोग आश्चर्यचकित थे, पर लेकिन आज के डेट में 4-4 लाख केस इंडिया के अंदर आ रहे हैं। तो अब क्या समझे इसके बारे में। अगर बात करें, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आप लोगों को यहां पर बताने जा रहा हूं। ये खासकर अगर आसपास में कोई आप लोगों का जान पहचान वाला है उसको भी ये बातें आप लोग बता सकते हैं, ताकि पैनिक लोगों के अंदर न फैले। ये यहां पर जो बात बोली जा रही है, ये यहां पर एक पर्टिकुलर स्पेशलिस्ट के द्वारा ये बात बोली जा रही है कि आज की डेट में अगर ऑक्सीजन का लेवल आप लोगों की बॉडी में 92 या फिर 93 आप लोगों को देखने को मिलता है तो उस टाइम पर पैनिक होने की जरूरत नहीं है। तो लोग क्या होते हैं, अगर ऑक्सीजन का लेवल जरा सा भी डाउन हो गया तो पैनिक होना स्टार्ट हो जाते हैं और तुरंत हॉस्पिटल की ओर दौड़ रहे हैं। तो ये भी काफी बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। ये सिचुएशन कोई ज्यादा ग्रेव नहीं है, यहां पर इंसान को आराम से कंट्रोल किया जा सकता है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, और सारे लोगों की जान जा रही है जिनका ऑक्सीजन का लेवल जो है वो 90 या फिर 90 से नीचे चला गया है। इसकी वजह से उन लोगों को यहां पर ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है और ज्यादा जान जा रही है। मैंने आप लोगों को उदाहरण देकर एक बार समझाया भी था। एक पर्टिकुलर पर्सन है ए, उसको अगर ट्रीटमेंट नहीं दिया गया तो 2-3 घंटे के अंदर उसकी जो है जान चली जाएगी। दूसरा जो पर्टिकुलर पर्सन है बी, अगर उसको ट्रीटमेंट नहीं दिया तो उसको हो सकता है कि 4-5 दिन या फिर 1 हफ्ते तक बचाया जा सके। तो किसको ज्यादा जरूरी है, तो इसको ज्यादा जरूरी है। पता चला जिंदगी सुहाहा हो गई, तो इससे पहले तो यहां पर इंसान जो है उसको यहां पर पहले फोकस देना चाहिए। और यही मेडिकल में जो ओथ दिलाई जाती है उसमें ये रहता है कि सबसे पहले जो सबसे नीडी पर्सन है उसके ऊपर आप लोगों को फोकस देकर चलना है। तो यहां पर पैनिक भी एक काफी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट किए हुए है आज के में कोविड-19 को लेकर। लोग जो है डर जा रहे हैं काफी लार्ज स्केल पर, जो एक ह्यूज प्रॉब्लम क्रिएट यहां पर कर दे रहा है। तो इसको भी थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा और इस प्रॉब्लम से भी हम लोग निजात पाएंगे अगर थोड़ा सा हम लोग चीजों के ऊपर ट्रस्ट करेंगे। नेक्स्ट यहां पर एक काफी दुखद घटना आप लोग बोल सकते हैं। आज की डेट में हमारी कंट्री में जो किसानों के लीडर माने जाते थे अजीत सिंह जी, उनकी डेथ हो गई है कोविड-19 की वजह से। तो यहां पर ये काफी एक दुखद घटना सामने अभी निकल कर आई। राष्ट्रीय लोकदल जो यहां पर इनकी पार्टी थी, यानी कि आरएलडी के ये चीफ थे, अभी रिसेंटली अब हमारे बीच में यहां पर नहीं रहे। पर लेकिन जो सबसे एक इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि हमारी कंट्री में अगर आप लोगों से पूछे कि कोई फर्स्ट आईआईटी ग्रेजुएट जो पॉलिटिक्स में एंट्री की तो वो ये थे, आईआईटी से पढ़े हुए थे यहां पर ये, जो कि पहले आईआईटीएन थे जो कि पॉलिटिक्स में एंट्री की गई इनके द्वारा। और फिलहाल इनकी जो एज हो चुकी थी वो 82 इनकी एज हो चुकी थी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है कि एक तरीके से पॉलिटिक्स में अगर पढ़े लिखे लोग आए तो ज्यादा बेटर यहां पर चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये पहली बार यहां पर राज्यसभा के जो मेंबर बने हमारी कंट्री में, जब इनके फादर जिनका नाम था चौधरी चरण सिंह जी, उनकी जो बीमार हो गए थे उस टाइम पर, तो हमारी कंट्री में तब यहां पर इनके द्वारा पॉलिटिक्स में एंट्री की गई थी। एक इंपॉर्टेंट बात अगर आप लोगों को चौधरी चरण सिंह जी के बारे में पता हो, हमारी कंट्री में जो किसान दिवस आज के दिन में सेलिब्रेट किया जाता है वो किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है, मैं इतना बता देता हूं, वो चौधरी चरण सिंह जी की बर्थ एनिवर्सरी है। और ये मैंने अभी आप लोगों से डिस्कस भी किया था। एक हिंट और दे देता हूं, चलिए दिसंबर के महीने में सेलिब्रेट किया जाता है। अब आप लोग डेट बताइएगा कि किस दिन हम लोग ये दिन सेलिब्रेट करते हैं। इंपॉर्टेंस क्या है इस दिन की, अब की बार आप लोगों को पता है हमारी कंट्री में पूरे देश में किसान जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो इसलिए यहां पर ये जो इस तरीके की जो न्यूज है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इसलिए आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए। दिसंबर के महीने में मैंने आप लोगों से ये जो था वो डिटेल में आप लोगों से मैंने डिस्कस किया था। तो यहां पर ये कुछ बातें हैं इनके बारे में। बाकी इनके द्वारा अभी रिसेंटली जो 2014 तक कांग्रेस की गवर्नमेंट थी उसमें ये उड्डयन मंत्रालय भी इनके पास में रहा। अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ जब गवर्नमेंट में, वहां भी इनके द्वारा पार्टिसिपेट किया गया। तो ये इनके बारे में कुछ बातें हैं। और खासकर काफी लार्ज स्केल पर उत्तर प्रदेश के अंदर इनको जो हिंदू में जाट कम्युनिटी और जो मुस्लिम कम्युनिटी का, खासकर वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के अंदर इनको काफी अच्छा सपोर्ट देखने को मिलता है। तो ये सारी बातें यहां पर लिखी हुई है। तो जो भी है चलिए इनके बारे में आप लोग हल्का सा आइडिया जरूर रखिएगा। एक पर्सन इन न्यूज में भी कई बार आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं।
और हाँ, एक और इंपॉर्टेंट बात, अभी रिसेंटली पाकिस्तान में भी किसान दिवस सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया गया है। तो वहां पर 2019 से ही नया नया किसान दिवस सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया गया है। उनको भी लगा कि किसानों को याद करना चाहिए अपने देश में, तो वो भी अभी यहाँ पर सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया। हमारी कंट्री से रिलेटेड नहीं है, उनका इंडिपेंडेंट है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अभी बोला गया सेंटर को कि इससे पहले कि थर्ड वेव देश के अंदर आए, आप लोगों को ऑक्सीजन का फॉर्मूला जो है वो यहां पर सामने लाना पड़ेगा कि किस तरीके से आप लोग चीजों को यहां पर लेकर चलेंगे। क्या आप लोग यहां पर जो ऑक्सीजन के ऊपर, जो आज के डेट में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की बात की जा रही है उसके बारे में अभी आप लोगों से बात करूंगा, उसके ऊपर आप लोग आज के डेट में काफी लार्ज स्केल पर जीएसटी लगा रहे हैं। आखिर ये जीएसटी क्यों लगाई जा रही है, तो इसको भी आप लोग अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो जीएसटी है ये यहां पर नहीं होनी चाहिए, खासकर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर पर, वो भी उस टाइम जब पूरे देश में ऑक्सीजन की कमी की वजह से प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो इसके चलते भी यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला गया था कि इनके ऊपर से जीएसटी यानी कि गुड्स और सर्विस टैक्स जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है वो हटा लीजिए, पर लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहां पर इसके हटाने से मना कर दिया। तो यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इसके ऊपर जीएसटी हटाने के लिए तैयार नहीं है, जो कि एक दुखद घटना आप लोग बोल सकते हैं। वो भी इस टाइम पर जब लोग जो है काफी लार्ज स्केल पर आज की डेट में यहां पर ऑक्सीजन की कमी से काफी लार्ज स्केल पर मर रहे हैं। तो यहां पर अगर बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया कि थर्ड वेव आने से पहले, आखिर ऐसा क्यों बोला गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, क्योंकि यार आप लोग भी समझ सकते हैं कि हमारी कंट्री की जितनी पॉपुलेशन है और जितनी टेस्टिंग हो रही है, जितनी दवाइयां हैं, वो भरपूर मात्रा में सिचुएशन को कंट्रोल करने में सक्षम नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि अगर हम लोग उन लोगों को चेक नहीं कर पाए जिसमें अभी काफी कम सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं, तो हम लोग सोचेंगे ये इंसान सही है, पर लेकिन आगे चलकर वो इंसान जो है वो बीमार देखने को मिलेगा। तो इसके चलते बहुत सारे ऐसे केसेस और निकल कर आएंगे। अभी तो बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जो टेस्ट कराने से डर रहे हैं, सामने निकल कर नहीं आ रहे हैं, पता नहीं क्या हो जाएगा, अंदर एक भय बैठा हुआ है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं। तो आगे चलकर जब ये केसेस सामने निकल कर आते हैं तो ये काफी बड़ा एक पर्वत बन जाता है केसेस का, जो आज के डेट में 4 लाख केसेस आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। तो इसके चलते थर्ड वेव आए उससे पहले हम लोगों को कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, और खासकर वो चीजें जिनसे लोगों की जान आसानी से बचाई जा सकती है, और वो चीजें जो कि अवेलेबल होनी भी चाहिए, काफी लार्ज स्केल पर हमारी कंट्री में अवेलेबल है भी, पर लेकिन वो वहां तक नहीं पहुंच पा रही है जहां तक उसकी रिक्वायरमेंट है। तो इसकी वजह से दिक्कत है, जो कि एक तरीके से कहीं ना कहीं फेलियर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन आप लोग बोल सकते हैं यहां पर। क्योंकि एक तो वो चीजें कि हमारे देश में है ही नहीं है, एक वो है कि हमारे देश में ऑलरेडी अवेलेबल है पर लेकिन जनता तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। तो ये काफी बड़ा फेलियर आप लोग यहां पर एडमिनिस्ट्रेशन का बोल सकते हैं आज की डेट में। अगर बात करें यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लाइन कर दी इलेक्शन कमीशन की, जिसके द्वारा इलेक्शन कमीशन के द्वारा बोला गया था कि जो मीडिया आज के डेट में रिपोर्ट प्रस्तुत कर रही है यहाँ पर कोविड-19 के केसेस और इन सब चीजों से रिलेटेड यहाँ पर, तो उसको रोका जाए। पर लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि यार ये जो है ना इनका एक तरीके से फंडामेंटल राइट है, तो यहाँ पर राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंदर आता है, तो आप लोग इसको नहीं रोक सकते हैं। तो पार्ट 3 के अंदर जब आप लोग जाएंगे तो यहाँ पर आप लोगों को 12 से लेकर 35 तक का फंडामेंटल राइट देखने को मिलेंगे। तो आर्टिकल 19 जो है यहाँ पर मीडिया भी आती है इसके अंदर में, तो यहाँ पर ये इंडिपेंडेंट है अपने राइट को लेकर, इस तरीके से आप लोग चीजों को नहीं रोक सकते, और चीजों को रोकना सोल्यूशन नहीं है। और जो मैंने कॉन्सेंट्रेटर के बारे में आप लोगों से बात की, जो जीएसटी आज के डेट में इसके ऊपर लगाया जा रहा है, पहले 28% लगाया जाता था, ठीक है, पर लेकिन जब काफी ज्यादा प्रेशर यहां पर डाला गया लोगों के द्वारा और कई सारी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, तो अब इसको घटाकर 12% कर दिया गया है जीएसटी को। पर लेकिन अब इससे 12% से नीचे जाने के लिए तैयार नहीं है, और इसको हटाने के लिए भी तैयार नहीं है। अगर कुछ महीनों के लिए इसको हटा दिया जाए तो कितना अच्छा रहेगा, खासकर उस टाइम पर जब कोविड-19 की वजह से लोगों को जो हॉस्पिटल के अंदर बेड नहीं मिल रहे हैं, वेंटिलेटर नहीं मिल रहे हैं, उस टाइम के लिए तो कम से कम इसको हटाया जा सकता है। पर लेकिन गवर्नमेंट ने ये बात जो है एक्सेप्ट करने से साफ साफ मना कर दिया। तो ये इसके चलते यहां पर अभी ये एक और इशू सामने निकल कर आ रहा है कि गवर्नमेंट जो है वो किस एरिया को कैसे कैसे काउंट करके चल रही है, और क्या यहां पर सॉल्यूशन ओरिएंटेड चीजें चल रही हैं। तो ये भी एक समझने वाला मुद्दा है अभी प्रेजेंट टाइम पर। आगे बात करते हैं यहां पर, अभी रिसेंटली यहां पर बात की जा रही है कि उत्तर प्रदेश जो कि हमारी कंट्री में सबसे बड़ा राज्य है पॉपुलेशन के पॉइंट ऑफ से, वहां पर कई सारे राज्यों में अभी जो डेथ के केसेस हैं वो सामने निकल कर आ रहे हैं काफी लार्ज स्केल पर, खासकर जो 15 यूपी के डिस्ट्रिक्ट हैं। इसमें मैंने भी आप लोगों को बताया था, जिसमें लखनऊ हो गया, वाराणसी हो गया, प्रयागराज और कानपुर हो गया। ये जो रीजन है खासकर ईस्टर्न यूपी का, यहां पर आप लोगों को काफी लार्ज स्केल पर ये प्रॉब्लम आज के डेट में देखने को मिल रही है। तो आज की डेट में अगर बात करें तो कई, जैसे कि उत्तर प्रदेश के अंदर नॉर्मली यहां पर 75 के करीब डिस्ट्रिक्ट आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं, जिसकी वजह से यहां पर काफी लार्ज स्केल पर ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, ठीक है। तो ये समझ सकते हैं आप लोग, यहां पर बताया भी गया है यहां पर। तो आज की डेट में काफी लार्ज स्केल पर यहां पर सिचुएशन जो है वो कंट्रोल करनी पड़ेगी, पर लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इफिशिएंटली काम कहीं ना कहीं नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से दिक्कत सामने निकल कर आ रही है। ये जो आर्टिकल है यहाँ पर, इसके बारे में अगर कल आप लोगों ने पीआईबी वाली यानी कि नैनो मैगजीन वाली वीडियो सुनी होगी, तो आप लोगों को कई सारी इंटरेस्टिंग चीजें जानने को मिली होगी। और जो पॉइंट मैंने आप लोगों को बताए थे वो एसए में भी आप लोगों को फायदा पहुंचाएंगे और इंटरव्यू में भी फायदा पहुंचाएंगे। चलिए, जिसने वीडियो देखी है वो तो चुप रहिएगा, क्योंकि आप लोगों ने डिटेल में सारी चीजें सुन ली है वहां पर लेकिन जिसने नहीं देखी है वो इसके बारे में जरूर सोचेगा। हमारी कंट्री में पॉलिटिक्स के अंदर आज के डेट में एक तो वुमेन जो है वो काफी कम है, इसका क्या रीजन है, ठीक है। दूसरा, जो यंग पॉपुलेशन है
वो यहां पर पॉलिटिक्स में अभी नहीं दिख रही है। यानी कि अगर मान लीजिए कोई ऐसा इंसान है जिसकी एज जो है यहां पर 25 से 30 के बीच में है, काफी कम आप लोगों को पॉलिटिक्स के अंदर देखने को मिलेंगे। इसका क्या रीजन है? अगर आप लोगों से इंटरव्यू में कोई क्वेश्चन पूछ ले तो आप लोग क्या आंसर देंगे? ठीक है, पहले सोचिएगा एक बार। अगर सोचकर आप लोग आंसर नहीं दे पाए तो फिर आप लोग देख लीजिएगा, डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया इसको, और इसकी वजह से वो वीडियो जो है वो लंबी भी होगी थोड़ी, 1 घंटे से ज्यादा क्रॉस कर गई वो। ठीक है, तो ये इसमें डिटेल में बातें इसलिए आप लोगों को थोड़ा समझाई ताकि आप लोग अगर कोई क्वेश्चन आप लोगों से पूछे एग्जाम में या फिर इंटरव्यू में तो उसका आंसर आप लोग दे सकें। क्योंकि हमारी कंट्री में काफी बुरी सिचुएशन है आज के डेट में। एक तो महिलाओं की रिप्रेजेंटेशन जो है हमारी कंट्री में पॉलिटिक्स में काफी कम देखने को मिलती है, और दूसरा जो है यंग पॉपुलेशन की भी आप लोगों को काफी कम रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलेगी। जो बुजुर्ग लोग हैं जिनकी एवरेज एज जो है वो है 55 साल, वो आप लोगों को पॉलिटिक्स में देखने को मिलता है। यानी कि कुर्सी से चिपक गए और छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। जबकि हमारी कंट्री में जो यंग जनरेशन है उनकी जो एवरेज एज है वो यहाँ पर 29 या फिर 30 आप लोग बोल सकते हैं। तो ये एवरेज एज के यहां पर यंग जनरेशन वहां पर होनी चाहिए थी, जबकि है कितनी यहां पर? वो है यहां पर 55। तो ये काफी एक बुरी कंडीशन आप लोग बोल सकते हैं कि जो एक यंग माइंडसेट है वो हमारी कंट्री में पॉलिटिक्स में रिप्रेजेंटेशन नहीं दिखा पा रहा है। ठीक है, तो सारे रीजन मैंने डिस्कस किए थे। आगे चलते हैं। यहां पर देखिए, अगर कोई क्वेश्चन आप लोगों से पूछता हूं ना यार, हमेशा मैं आप लोगों से वही क्वेश्चन पूछूंगा जो आप लोगों को ऑलरेडी किसी न किसी वीडियो के अंदर इन दोनों में से एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो आप लोग उसको सोचिए, क्योंकि एग्जाम में आप लोग तुरंत उनको फ्रेम नहीं कर पाएंगे अगर कभी आप लोगों ने उसके बारे में सोचा नहीं होगा। इंटरव्यू में आप लोग तुरंत जवाब नहीं बना पाएंगे जल्दी से अगर आप लोगों ने उसके ऊपर थोड़ा सा बैठकर नमन नहीं किया होगा। तो इसलिए इन सब चीजों के बारे में सोचिए, और ये वो मुद्दे हैं जिनको आसानी से आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं, और जरा सा इसके बारे में अगर सोचेंगे तो एक अच्छा आंसर आप लोग फ्रेम कर सकते हैं, या इंटरव्यू में या फिर आंसर राइटिंग में। तो इसलिए इनको जरूर आप लोग सोचिए और समझिए। वुमेन इंपावरमेंट के बारे में लिखने के लिए अगर ऐसे भी कल को आप लोग आ जाते हैं तो वहां पर भी आप लोग पॉलिटिक्स में लो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वुमेन इन अवर कंट्री, तो वो भी आप लोग वहां पर पॉइंट ऐड करके उसको भी वहां पर मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कई सारी ऐसी चीजें हैं जो आप लोग ऐड कर सकते हैं काफी अच्छे से, तो इनको बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिए। यूरोपियन यूनियन और जो यूएसए हैं वे अभी यहां पर बात कर रहे हैं कि जो वैक्सीन का जो अभी आगे चलकर जो किस तरीके से लेकर चलना है पेटेंट खासकर उसके बारे में बात की जा रही है। यानी कि एक अलग अलग कंट्री के द्वारा दवाई बनाई गई है तो उसके पेटेंट की बात की जा रही है। तो फ्राइडे में सबमिट होने वाली है, तो उसमें यहां पर ये डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से यहां पर ये पेटेंट को लेकर चलने वाले हैं। फ्राइडे मतलब आज। ठीक है, तो देखते हैं क्या यहां पर सॉल्यूशन निकल कर आते हैं और किस तरीके से आगे दवाइयां जो है वो लोगों तक पहुंचाई जाती हैं। ये मैंने आप लोगों से कल भी डिस्कस किया था कि जेल में आज के दिन में जो लोग बंद हैं क्या उनको छोड़ देना चाहिए, आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में। तो कई सारे बच्चों के द्वारा काफी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग पॉइंट लिखे गए, और कई सारे बच्चों के द्वारा तो मेल किया गया। यार अगर मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूं ना, प्लीज उनको मेल मत किया कीजिए, क्योंकि मेल पे ऑलरेडी बहुत सारे मेल आते हैं, और मेल पे मैं चाहता हूं कि अगर कोई पर्सनल प्रॉब्लम है आप लोगों की वही आप लोग वहां पर सेंड करें, या फिर आप लोगों का सिलेक्शन हो गया है आप लोग उसकी जो स्टोरी शेयर करना चाहते हैं तो वो सेंड आप लोग वहां पर कर सकते हैं। ये जो आप लोग से क्वेश्चन पूछता हूं वो आंसर आप लोग प्लीज मेल पर सेंड मत किया कीजिए। ठीक है, तो यहां पर क्योंकि फिर जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं वो नीचे दब जाती हैं और वो मुझ तक नहीं पहुंच पाती हैं। तो मेल से आप लोग ये चीजें जो है मेल पर आप लोग ये चीजें मत भेजिए, ये मैंने आप लोगों को पहले भी कई बार बोला है। ठीक है, तो कोशिश ये करिए थोड़ी सी कि जो आप लोगों की पर्सनल प्रॉब्लम है आप लोग पब्लिकली शेयर नहीं करना चाहते हैं, या फिर आप लोगों को कोई दिक्कत है उससे रिलेटेड, वही आप लोग वहां पर सेंड कीजिए। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहां पर जो बात की जा रही है इसके बारे में कि अभी रिसेंटली यहां पर जो बेल की बात की जा रही है प्रिजनर को, क्योंकि कोविड-19 के चलते सिचुएशन काफी ज्यादा देखने को मिल रही है, तो जो कमेटी जो यहां पर फॉर्म की गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उसके द्वारा यहां पर जो पेंडेमिक सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए जो अलार्मिंग कंडीशन बन गई है, तो ये जरूरी है कि लोगों को यहां पर बेल दी जाए, क्योंकि दुनिया भर के लोग आज के दिन में जेल में वो पड़े हुए जो कि अंडर ट्रायल है, और ये राइट टू लाइफ के अंदर बात की जा रही है कि फंडामेंटल राइट टू लाइफ के कैटेगरी के अंदर आप लोग बात करेंगे। तो ये कुछ किसी को हक नहीं है कि आप लोग लोगों को जेल के अंदर बंद रखो और कोविड-19 का शिकार बना दो, उनकी जान चली जाए। तो जब आप लोग राइट टू लाइफ के बारे में बात करें तो आर्टिकल 21 है हमारे संविधान के अंदर जो राइट टू लाइफ के बारे में बात करता है, फंडामेंटल जो राइट है पार्ट 3 में जब आप लोग जाएंगे 12 से 35 के अंदर, तो यहां पर आर्टिकल 21 ही है। इसी आर्टिकल के अंदर आप लोगों को राइट टू प्राइवेसी भी देखने को मिलती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट केस है जो कि केस पुत्तास्वामी केस के बाद में यहां पर निकल कर आया। तो अभी जो यहां पर काफी लार्ज स्केल पर जो लोग में जो जेल में जो लोग हैं तो उनको यहां पर बाहर निकालने की बात की जा रही है पेरोल पर, ताकि ये सिचुएशन जो है और ज्यादा ग्रेव ना हो जाए। पता चला ये सिचुएशन काफी ज्यादा ग्रेव हो गई, तो आप लोग से पूछा जाए कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कमेटी किसकी अध्यक्षता में बनाई गई थी, तो याद रखना यहां पर यह है विपिन, तो यहां पर विपिन सांघी की अध्यक्षता में जो जस्टिस विपिन सांघी है उनके द्वारा हेड किया गया इसको, और उसके बाद में यहां पर ये डिसीजन निकल कर आ रहा है। तो ये ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो इनके बारे में एक मोटा मोटा आइडिया आप लोग रख सकते हैं। खासकर जो कमेटी होती है, कई सारी कमेटी के नाम आप लोग को दे देते हैं और फिर उसके सामने बोलते हैं मैच कर बताओ कि ये जो कमेटी है ये
किस पर्टिकुलर एरिया से रिलेटेड है। तो याद रखेंगे यहां पर जब प्रिजनर को पेरोल देने की बात की जा रही है कोविड-19 के चलते, तो यहां पर विपिन सांघी की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक कमेटी बनाई गई थी। यह भी पूछ लिया था कि किसके द्वारा एक कमेटी फॉर्म की गई थी, कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, किसी पर्टिकुलर मिनिस्ट्री के द्वारा, आरबीआई के द्वारा या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो ये छोटे छोटे पॉइंट है जिनसे क्वेश्चन बन जाते हैं। फिर बोलोगे सर क्वेश्चन कहां से आ गया, तो भाई साहब यहां से आ गया। अगर थोड़ा सा भी आप लोगों ने ध्यान से सुना होता तो आप लोग आंसर दे देते हैं, ठीक है। तो फिर ये मत बोलना कि सर ने बताया नहीं, सर ने बताया था, आप लोगों ने सुना नहीं या फिर रिवीजन नहीं किया, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। आप लोगों ने सुना है कि आपातकाले विपरीत बुद्धि, आप लोगों ने डायलॉग सुना होगा, जो खासकर कौन सी मूवी थी वो अभी आई था, बाहुबली मूवी में, जब उसकी मां बोलती है कि बोलो किसको चूज करोगे, तुम्हारी मां गलत है या फिर ये देवसेना गलत है, तो बोलता है, तब वो बोलता है कि नहीं मैंने वचन दिया है, तो तब बोलती है आपातकाले विपरीत बुद्धि। ऐसी कंडीशन अभी देखने को मिल रही है हमारी कंट्री में। जो ओलंपियन है सुशील कुमार ने अपने 2-3 दोस्तों के साथ मिलकर एक पर्टिकुलर पर्सन की जान ली, जो कि रेसलर था। तो कोई रंजिश चल रही थी, बोला जा रहा है कि यहाँ पर दिल्ली के अंदर कोई मतलब प्रॉपर्टी है, उसको लेकर इनके बीच में डिस्प्यूट हो गया और फिर यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे में उनको कैद भी कर लिया गया। तो फिलहाल जो पुलिस है यहाँ पर उनकी खोजबीन में लगी हुई है। लास्ट जो उनको यहाँ पर अभी ट्रेस किया गया था वो पकड़े नहीं गए, मिसिंग चल रहे हैं, यानी कि छुपे हुए हैं आज के डेट में। पुलिस जो है वो अपनी खोजबीन जा रहे हैं। लास्ट जो उनको ट्रेस किया गया था, बोला जा रहा है उत्तराखंड में उनका मोबाइल जो था वो एक्टिवेट था, तब से यहाँ पर उनके द्वारा मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया गया और तब से नहीं पता है कि वो इंसान कहां पर है। तो ये सिचुएशन आप लोग देखते हैं। और भी कई सारे लोग गिरफ्तार किए जा रहे हैं, यानी कि एक इंसान जो है, जो कि यहां पर काफी लोगों के लिए इंस्पिरेशन, एक ओलंपिक मेडल जीतने वाला, उस पोजीशन पर पहुंचने के लिए लोग तरसते हैं। एक ऐसी पोजीशन जहां पर जाने के लिए बहुत हिम्मत करनी पड़ती है, उसके चलते सिचुएशन आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। तो काफी बुरी एक हालत आप लोग यहां पर इसको बोल सकते हैं। आगे अगर बात करते हैं ऑक्सीजन सप्लाई के बारे में बात की जा रही है, तो ऑक्सीजन सप्लाई की डिमांड जो है पहली बार दिल्ली के अंदर कंप्लीट की गई है। तो ये दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर है वो इसको लेकर खुश है। यहाँ ये काफी एक इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को देखने को मिलेगी, हॉस्पिटल भी यहाँ पर पैसा कमाने के चक्कर में ऐसी बुरी हरकतें कर रहे हैं। यहाँ पर ये अभी रिसेंटली लखनऊ के अंदर एक हॉस्पिटल था, उसने झूठा अलार्म बजा दिया कि ऑक्सीजन की शॉर्टेज है। उसके खिलाफ हालांकि एफआईआर दर्ज कर ली गई है, क्योंकि अगर यहाँ पर अगर पता चले कि इस तरीके से अगर शॉर्टेज की कमी है तो लोग जो है अफरा तफरी में भागेंगे और उनको वो सिलेंडर जो है वो काफी महंगे वहां पर दिए जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं पैसा जो प्रॉफिट है उसके पीछे लालच में आकर हमेशा लोग आप लोग ऐसी गंदी हरकतें करते हुए नजर आ जाते हैं। केरला के अंदर बात करें, मैंने आप लोगों को बोला था कि इलेक्शन एक बार निपट जाने दो, फिर आप लोगों को आराम से कई सारे राज्यों में लॉकडाउन कंप्लीट देखने को मिलेगा। अभी केरला के द्वारा बोला गया कि फुल लॉकडाउन लगेगा टुमारो, यानी कि कल से। तो ये अभी यहां पर काफी लार्ज स्केल पर जो केस देखने को मिल रहे हैं, उसके चलते केरला ने ये डिसीजन अभी लिया है। चाइना के द्वारा बात करें तो चाइना और ऑस्ट्रेलिया की जो कंडीशन है वो काफी ज्यादा ग्रेव होती जा रही है। एक टाइम ऐसा था कि ऑस्ट्रेलिया जो है चाइना के काफी ज्यादा प्रेशर में आता था और मालाबार एक्साइज में हम लोग ऑस्ट्रेलिया को पार्ट बनाना चाहते थे, पर लेकिन चाइना के प्रेशर में आकर मालाबार एक्साइज, जिसमें आज के में इंडिया, यूएसए और जापान जो है वो परमानेंट मेंबर है, तो उसका ऑस्ट्रेलिया पार्ट नहीं बन पाया था चाइना के प्रेशर में आकर। उसी चाइना के साथ में आज के में ऑस्ट्रेलिया की नहीं बन रही है और चाइना ये बोल रहा है ऑस्ट्रेलिया को कि कोल्ड वॉर लाइक सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, खासकर क्वाड ग्रुप के मेंबर के द्वारा, जो कि यहां पर अपोज करने की कोशिश की जा रही है यहां पर, ठीक है। तो अभी देखते हैं यहां पर चाइना के द्वारा हाल्ट कर दिया गया इकोनॉमिक डायलॉग ऑस्ट्रेलिया के साथ में, तो देखते हैं क्या सिचुएशन अभी आगे बनती है। डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर बैन लगाया गया था यहां पर फेसबुक के द्वारा, तो उनका जो बैन लगाया गया प्रेसिडेंट के ऊपर कि उनका अकाउंट जो है वो सस्पेंड कर दिया जाए। जब यहां पर यूएसए के अंदर दंगे देखने को मिले तो बोला गया कि डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा वो हरकतें एक्साइट किया गया, उनको एक तरीके से यहां पर जो उनको लोगों को भड़काया गया, तो यहां पर अभी उनके ऊपर बैन हटाने से मना कर दिया गया। तो ये चीजें देखने को मिली। तो ट्विटर ने कंगना रनावत जी को और यहां पर डोनाल्ड ट्रंप साहब जी को यहां पर फेसबुक ने अभी बैन कर रखा है। तो इसके चलते यहां पर ये काफी एक अलग कंडीशन यहां पर देखने को मिल रही है। हालांकि ये काफी लोग खुश भी हैं, अगर कोई इस तरीके की हेट्रेड सोसाइटी में फैलाता है तो किसी भी प्लेटफॉर्म पर डिजर्व नहीं करता है वो इंसान, ठीक है। तो इसके चलते यहां पर ये एक अच्छा तरीका है, क्योंकि अगर सोसाइटी में अगर कोई अलग तरीके से इंफॉर्मेशन जा रही है, उसकी वजह से कुछ माहौल गलत बन रहा है, तो ये काफी बुरी कंडीशन एक क्रिएट कर देता है, ठीक है। तो इसके बारे में यहां पर बात की जा रही है। आइए अब एडिटोरियल के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि एक साइड का जो एडिटोरियल है आज के डेट में वो इलेक्शन के मुद्दों के बारे में बात करता है और एक साइड में ही आप लोगों को एडिटोरियल देखने को मिलते हैं। तो ये तो एक एनालिसिस चल रहा है कि जहां पर अभी रिसेंटली इलेक्शन हुए तो उसका एनालिसिस करने पर यहां पर लगे हुए हैं। बाकी यहां पर हम लोग बात करेंगे अभी रिसेंटली क्या क्या कंडीशन और देखने को मिल रही है। ये आर्टिकल, ये काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल मैं आप लोगों को बोलूंगा। यहां पर बात की जा रही है सोशल मर्डर के बारे में। ये सोशल मर्डर क्या होता है आप लोगों को बताऊंगा और क्या कंडीशन देखने को मिलती है उसके बारे में हम लोग समझेंगे, जिससे आप लोग चीजों को कोरिलेट कर पाएंगे। अभी आयरलैंड के अंदर जो सिचुएशन बन रही है उसको यहां पर एनालाइज किया गया है, आयरलैंड कहां पर है और ये सिचुएशन क्या चल रही है समझेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सामने आकर बोला कि पेंडेमिक को एक तरीके से रोकने में हेल्प करेंगे सिस्टम की, तो उसके चलते इन्होंने कुछ पॉलिसीज लाए हैं।
तो उसके बारे में बात की जा रही है। तो समझेंगे क्या क्या बात की जा रही है। ममता बनर्जी जो है यहाँ पर तीसरी बार जो है वो चीफ मिनिस्टर बन चुकी हैं, तो उसी के बारे में बात की जा रही है। तो हल्का सा ओवरव्यू लेंगे कि हारने के बाद भी चीफ मिनिस्टर वो कैसे बन गई। हालांकि इसके ऊपर मैंने एक्स्ट्रा वीडियो बना रखी है, पर फिर भी एक ओवरव्यू मैं आप लोगों को दूंगा। पर लेकिन सबसे पहले जो आर्टिकल आप लोगों के सामने वो है यहाँ पर सोशल मर्डर क्या होता है, ये समझाने के लिए मैं आप लोगों को यहाँ पर ये वाली वीडियो का बेसिकली आप लोगों को एक ओवरव्यू देना चाहूंगा। यहाँ पर देखिए, आज की डेट में कोविड-19 की जो सिचुएशन बन गई है, अगर कोई बोले कि इंसान जो है नेचुरली मर रहे हैं बीमारी की वजह से, तो ये बोलना थोड़ा गलत होगा। रीजन क्या है इसका गलत होगा? क्योंकि ऑक्सीजन, अगर कोई इंसान जो है वो ऑक्सीजन की वजह से मर गया, तो ऑक्सीजन की वजह से मर गया, तो ये एक नेचुरल डेथ आप लोग नहीं बोल सकते, क्योंकि वो उस चीज की वजह से मर गया जो कि हमारे देश में भरपूर है और वो लोगों को प्रोवाइड कराई जा सकती थी, पर लेकिन प्रोवाइड नहीं कराई गई। लास्ट मार्च में लॉकडाउन लगाया गया था और अब लोग मर रहे हैं अब नेक्स्ट अप्रैल में, यानी कि पूरे आप लोग देखने को मिलेगा 13 महीने बाद लोग जो है यहाँ पर मर रहे हैं। लगभग वो एक साल तो पूरा हो ही गया, जिसके चलते ऑक्सीजन की कमी है कि एक साल में हम लोग इतना भी सिस्टम एस्टेब्लिश नहीं कर पाए। दूसरी कंट्रियों में जो महामारी चल रही थी, दूसरी और तीसरी जो वेव वहां पर आ रही थी, उससे हम लोग कुछ नहीं सीख पाए। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा ये सिस्टम का फेलियर यहां पर आप लोग बोल सकते हैं। तो उसी के बारे में बात की जा रही है, सोशल मर्डर और मिसिंग स्टेट। यानी कि सोशल मर्डर तब होता है जब जिसको आप लोगों ने वोट देकर गद्दी पर बैठाया और वो जो है वो अपना काम नहीं कर पा रहे हैं, तो तब ये सिचुएशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। और इससे भी बड़ी सिचुएशन तो यहां पर ये है, अभी राइटर जो बोल रहे हैं वो ये बोल रहे हैं कि यार इससे भी खतरनाक सिचुएशन ये है कि लोगों की जान जा रही है और फिर भी लोग जो हैं वो जो ये काम नहीं कर रहे हैं, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन जब अपना काम नहीं कर रहे हैं, चाहे सेंटर की बात कर लीजिए, चाहे स्टेट की, चाहे यूनियन टेरिटरी की बात कर लीजिए, चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी बात कर लीजिए, उसको डिफेंड कर रहे हैं कि इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। तो ये काफी एक बुरी कंडीशन है अगर राइटर के हिसाब से माने। ये आप लोग देखिए, यहां पर बोला गया था कि वो बेवकूफ सोच रहे हैं कि कोविड-19 है, कोरोना की वजह से उनका मर्डर हो गया, पर लेकिन रियलिटी में क्या है? रियलिटी में सेंटर स्टेट की पॉलिटिक्स, क्योंकि कई बार जो यहां पर ऑक्सीजन के जो टैंकर हैं वो बॉर्डर पर खड़े रहे और लोग अंदर मर रहे थे। पुअर हेल्थ केयर जो मैनेजमेंट यहां पर किया गया, यानी कि प्रॉपर वे में अगर आज के में आप लोग देखिए, जब पहली बार कोविड-19 आया तो काफी लार्ज स्केल पर आप लोगों ने पूरी कंट्री के अंदर काफी अच्छे प्रबंध कर दिए, पर अब की बार वो देखने को नहीं मिले। और इसके साथ में जो इलेक्शन की रैली 2-2 लाख के करीब आप लोग देखने को मिलेंगे कई सारी रैली में, मतलब काफी लार्ज स्केल पर जनता इकट्ठी यहां पर हो रही थी। आज की डेट में जब कोविड-19 फैल रहा था तो वो कहीं भी आप लोगों को रिपोर्ट में देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि उसको कोई काउंट ही नहीं करता है, जो कि सबसे बड़ी महामारी क्रिएट कर यहां पर चला गया। तो अब बोला गया कि कितने चतुर हैं कि वो रिपोर्ट में नहीं डाला कि जो यहां पर ये कंडीशन बनी हुई थी। तो इसको बोला गया, अगर इसको समझेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि ये एक तरीके से नेचुरल डेथ नहीं थी, ये मर्डर था। और वही पूरा इस आर्टिकल के अंदर बात बोली गई है। आर्टिकल के अंदर क्या बात बोल रहे हैं समझने की कोशिश करते हैं कि आज की डेट में अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन अगर हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है और वहां पर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिल पा रही है और वो किसी के घर वाले की जान चली गई, तो वो क्या कर रहे हैं? फिर यहां पर हॉस्पिटल के ऊपर अटैक कर रहे हैं। सिटीजन जो है वो स्ट्रगल कर रहे हैं कई सारे, तो हॉस्पिटल के आसपास में कई सारे पार्क में, कई सारे आप लोगों को ऑटो के अंदर, कई सारे गाड़ियों के अंदर लोग पड़े हुए हैं ऑक्सीजन के सिलेंडर लेकर, जैसे तैसे अपनी जान बचा रहे हैं। तो काफी बुरी कंडीशन यहां पर देखने को आज के दिन में देश के अंदर मिल रही है। तो ये एक तरीके का सोशल मर्डर है, क्योंकि ये एक तरीके से लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है हमारी कंट्री में। जो एक ढांचा प्रोवाइड कराना था यार, आज से नहीं बहुत पुराने टाइम से हमारी कंट्री में ये बोला जा रहा है कि कम से कम हेल्थ के ऊपर 2.5% अपनी जीडीपी का खर्च कर दो, पर लेकिन आज तक भी 1.2 के समथिंग हम लोग अपनी जीडीपी का खर्च कर रहे हैं हेल्थ के ऊपर। जब हम लोग सिस्टम के ऊपर खर्च ही नहीं करें तो कैसे काम चलेगा? बिना पैसा लगाए हुए हम लोग अपनी हेल्थ सिस्टम को कैसे सुधारेंगे? तो वो बात यहां पर समझाने की कोशिश की जा रही है। तो ये एक सोशल मर्डर है जिसको हम लोग आज के दिन में देख रहे हैं कि किसी की पर्टिकुलर नेचुरल डेथ हो रही है। तो ये नेचुरल डेथ नहीं है, ये समझना पड़ेगा आप लोगों को। जब किसी पर्टिकुलर चीज की कमी से लोगों की जान चली गई है जो कि प्रोवाइड कराई जा सकती थी और उससे जान बच सकती थी, तो वो एक नेचुरल मर्डर नहीं होता है, ये एक सोशल मर्डर है जो कि आप लोगों को यहां पर देखने को मिल रहा है। सिस्टम कोलैप्स हो गया या फेलियर ऑफ स्टेट आप लोग इसको बोल सकते हैं। पर लेकिन सबसे बुरी कंडीशन जो देखने को मिल रही है, राइटर ये बोल रहे हैं कि आज की डेट में भी जो गवर्नमेंट के सपोर्टर हैं उनकी आंखें बंद हो रखी है। उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये आज के डेट में जो प्रेजेंट क्राइसिस है वो किसकी वजह से यहां पर है। यानी कि प्रेजेंट क्राइसिस एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से, चाहे स्टेट के बारे में बात कर लीजिए, चाहे सेंटर के बारे में, और चाहे आप लोग इसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बात कर लीजिए, पर लेकिन उसको जो आज की डेट में जो उसके सपोर्टर हैं वो उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। जब इन सपोर्टर के घर में कोई मरना स्टार्ट हो जाएगा तब ये चीजें समझ में आएगी कि प्रेजेंट क्राइसिस जो है वो आज की डेट में सबसे खतरनाक लेवल है। और अगर देखिए आप लोग किसी के भी अगर सपोर्टर बनते हैं तो ये बात बोली जाती है कि उसके अंधभक्त मत बनिए। अगर वो इंसान कुछ गलत करता है तो उसके बारे में आप लोग बोलिए, ठीक है। इसलिए मैं आप लोगों को बोलता हूं कि अगर ये लेक्चर आप लोग देखते हैं तो आप लोग 10 में से मार्क्स दीजिए मुझे। अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों को यहां पर कहीं ना कहीं कोई गलती की है मैंने, तो आप लोग उसको कट कर सकते हैं। और कई सारे बच्चे यहां पर ऐसा कर भी रहे हैं। तो अच्छा लगता है जब आप लोग लेक्चर को पूरा एनालाइज करते हैं, तो ये एक तरीके से लेक्चर को और इंप्रूव करेगा। तो वही बात यहां पर बोलने की कोशिश की जा रही है। अगर जिस पॉलिटिकल पार्टी के अंदर आप लोग हैं, जिस पॉलिटिकल पार्टी को आप लोग सपोर्ट करते हैं, उस पॉलिटिकल पार्टी को अगर आप लोग कमियां बताएंगे तो वो उसको इंप्रूव करेंगे अपने
आप अपने लेवल पर जाकर, पर लेकिन जब आप लोग हर टाइम जय जयकार करते रहेंगे, कमियां नहीं बताएंगे, तो फिर वो उसको लगेगा सब कुछ सही चल रहा है, तो वो इंप्रूव कैसे करेगा अपने आप को। तो ये चीजें आप लोगों को अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। तो काफी जरूरी है अपने आप को एनालाइज करना, और आप लोगों को भी अपने आप को डेली, अगर आप लोग चाहे तो ये काम आप लोग अपने लिए भी कर सकते हैं। डेली सुबह उठने के बाद में और शाम को सोने से पहले आप लोग अपने आप को नंबर दीजिए कि आज का दिन आप लोगों ने कितना यूटिलाइज किया। कोई भी 5, 7, 10 पॉइंट बना लीजिए कि टाइम पर सुबह उठे, एक्सरसाइज आप लोगों ने ढंग से की, जितना पानी पीना था पिया, जो भी आप लोगों को बुक्स पढ़नी थी, जो भी आप लोगों को लेक्चर कवर करने थे, या फिर जो भी और दूसरे काम थे, तो टोटल मिलाकर अपने पॉइंट बना लीजिए। और जितने भी पॉइंट होते हैं 5, 6, 7, 8, 10, उनमें से आप लोग अपने आप को नंबर दीजिए कि कितने पॉइंट आप लोगों ने अचीव कर लिए हैं। आप लोग देखिएगा ऐसा करने से जल्दी ही जल्दी आप लोग का जो चीजें हैं वो इंप्रूव होती है, आप लोग को नजर आएगी। आगे अगर यहां पर बात करें हम लोग क्या क्या बात की जा रही है, तो आगे स्टेट का जो एक्शन है यहां पर, ये जब फर्स्ट वेव हमारी कंट्री में चल रही थी उस टाइम हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया, और खासकर जो काफी सारे जो माइग्रेंट वर्कर हैं वो बेचारे 1200 किलोमीटर तक चलकर अपने बेसिकली राज्य में पहुंचे जान बचाने के लिए पेंडेमिक से। तो उस टाइम पर आप लोग देखिए बहुत सारे लोगों की जान भी चली गई। उस टाइम पर भी हम लोगों ने उनको इग्नोर कर दिया, वो किसी को दिखाई नहीं दिए। रीजन क्या था? एक गरीब सेक्शन है सोसाइटी का, एक अमीर मर जाता है तो सबको समझ में आता है, पर लेकिन एक गरीब बन जाता है तो उसको इग्नोर कर जाता है। तो राइटर ये बोल रहे हैं कि उस टाइम पर भी सबको इग्नोर कर दिया गया था जब फर्स्ट वेव यहां पर चल रही थी, क्योंकि अगर बात माने तो वो भी एक तरीका सोशल मर्डर ही था, अगर लोगों की जान जा रही थी। क्यों? क्योंकि किसने फोर्स किया था उनको वो एरिया छोड़कर भागने के लिए। लॉकडाउन लगाया गया था बिना कोई अरेंजमेंट किए, तो लोगों के अंदर काफी डर बैठ गया और वो अपना एरिया छोड़कर भागे। तो वो एक तरीका मर्डर था, पर लेकिन हम लोग क्या बोल रहे हैं, हम लोग उसको नेचुरल डेथ बोल रहे हैं, पर लेकिन वो एक क्लासिकल केस था सोशल मर्डर का। राइटर इसको क्लासिकल केस बोल रहे हैं, यानी कि काफी अच्छे से आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये एक एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, सिस्टम के द्वारा की गई डेथ थी, पर लेकिन उसके ऊपर कोई हाथ नहीं उठाता है। रीजन क्या है? क्योंकि ये नहीं दिखता है कि किसी ने बंदूक लेकर उसको मारा है, किसी ने पीट कर मारा है, किसी ने गला घोटकर उसको मारा है, वो दिखाई नहीं देता है यहां पर, क्योंकि ये एक बैकग्राउंड में चीजें चलती रहती है। वो यानी कि एक बच्चे के माइंड पर कितना प्रेशर चल रहा है जब यहां पर आमिर खान बोलते हैं कि ये मर्डर, ये डेथ नहीं है, ये मर्डर है, क्योंकि वो तो समझ ही नहीं पा रहे कि एक बच्चे के ऊपर प्रेशर कितना चल रहा है। तो वही बात यहां पर भी बोलने की कोशिश राइटर के द्वारा की जा रही है कि हम लोग को ये समझना पड़ेगा, कैसे जस्टिफाई करोगे आप लोग जो लोगों की डेथ यहां पर हो रही है। ठीक है, इस तरीके से ये इंसान जो है वो अपने आप वॉलंटरी तो ये चल नहीं दिया वहां से, चलो यार बहुत मजा आ रहा है, यहां पर हम लोग अपनी जर्नी तय करते हैं, यहां से पैदल चलते हैं, अपने घर पर पहुंचते हैं। ठीक है, कई सारी प्रेग्नेंट वुमेन थी, उनके द्वारा बच्चों को जन्म दिया गया उसी जर्नी के अंदर। ऐसे भी कई सारी वीडियो जो थी वो वायरल हुई सोशल मीडिया पर, तो बहुत बुरी कंडीशन बनी। क्या उनको वो चीजें करनी चाहिए थी उस टाइम पर जो उनको फोर्स किया गया करने के लिए? तो इसलिए इसको क्लासिकल मर्डर बोला गया है यहाँ पर। क्लासिकल ये एक तरीके से ये एग्जाम्पल बोला गया सोशल मर्डर का। तो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? ये लोगों की है, या फिर अगर यहां पर हमारी कंट्री में एडमिनिस्ट्रेशन की है? अगर कल को यहां पर कोई सेकंड वेव आ जाती है तो फिर से बोला जाएगा कि लोगों की वजह से सेकंड वेव आ गई, क्योंकि उन्होंने यहां पर ना तो मास्क यूज किए और ना ही ये सारी फैसिलिटी फॉलो की। एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर कोई उंगली नहीं उठाएगा। आखिर क्यों? आखिर कब तक इस तरीके से आप लोग इस तरीके को फॉलो करते रहोगे कि एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर उंगली उठाने के लिए तैयार ही नहीं हो? सेकंड वेव जो है वो इतने लार्ज स्केल पर देश के अंदर फैल रही है कोविड-19 के चलते, और ये बोला जा रहा है कि जब फर्स्ट वेव खत्म हो गई थी उस टाइम पर हमारे देश में सेलिब्रेशन चल रहा था प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के नाम पर, भारतीय जनता पार्टी के नाम पर। उस टाइम पर फुल सेलिब्रेशन था देश के अंदर कि कोविड-19 को डिफीट कर दिया है। पर लेकिन अब यहां पर जब कोविड-19 के केस सामने निकल कर आ रहे हैं तो सेलिब्रेशन के लिए जिस इंसान को आप लोग रेस्पॉन्सिबल ठहरा रहे थे, अब ये वेव जो बढ़ रही है उसके लिए अब किस इंसान को आप लोग रेस्पॉन्सिबल ठहराओगे? अब यहां पर आप लोग उस पर्टिकुलर पर्सन का नाम क्यों नहीं लेते हैं? आज के दिन में आप लोगों को देखने को मिलेगा एक हमारी कंट्री के जो एक विजनरी लीडर है हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर साहब, उनके बारे में कोई भी इंसान जो है वो उनको क्रिटिसाइज करने के लिए तैयार ही नहीं है। मुझे लगता है कि अगर उनके द्वारा बहुत सारे अच्छे अच्छे काम किए गए जो हम लोगों ने हमेशा अप्रिशिएट किए हैं, पर लेकिन अगर एक कुछ ऐसी चीजें हो गई हैं जो सिस्टम नहीं संभाल पा रहे हैं तो हम लोगों को उसके लिए क्रिटिसाइज भी करना चाहिए, तभी यहां पर चीजें जो होती है वो नॉर्मल हो पाती हैं। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट बात यार, अगर आप लोग एग्जाम में अगर कोई आप लोग आंसर लिख रहे हैं तो यहां पर जो एडिटोरियल जो लिखते हैं ना, ये आप लोगों के लिए नहीं है। आप लोग यूपीएससी की तैयारी करें तो आप लोगों के लिए एडिटोरियल बनाते हैं ये। ठीक है, ये एक जनरल फॉर्म में एडिटोरियल लिखते हैं। तो कभी भी एग्जाम में आप लोग चाहे स्टेट पीसीएस में चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम की तैयारी करें जहां आंसर राइटिंग या फिर ऐसे लिखने के लिए आते हैं, तो कहीं पर भी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, और इसी के साथ में कहीं पर भी आप लोग यहां पर पर्टिकुलर जो प्राइम मिनिस्टर हो गए या फिर कोई पर्सन है उनके नाम आप लोगों को नहीं लिखने की, उसकी वजह से यहां पर ये दिक्कत हो गई है। ठीक है, आप लोगों को एक तरीके क्रिटिकली आप लोगों को वहां पर चीजें एनालाइज करनी है और एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म देना है। आप लोग बोल सकते हैं कि आप कुछ ना कुछ सिस्टम में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन ने हेल्प करने की कोशिश की, पर लेकिन कुछ ना कुछ लूप होल फिर भी बच गए। तो लूप होल में आप लोग एक तरीके से बोल सकते हैं कि क्या क्या चीज अच्छी की जा सकती थी, यानी कि गाली नहीं देनी एग्जाम में बैठ के कि हाँ इसकी वजह से हो गया और उसकी वजह से हो गया। तो आप लोग एक तरीके से सपोर्टिव एक ऐसा उदाहरण आप लोगों को देना है, क्योंकि इस सिस्टम में अगर आप लोग जाकर बैठ रहे हो तो वो इसलिए कि आप लोग प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खोजें, क्योंकि प्रॉब्लम तो छोटे से छोटे इंसानों को भी पता है,
सॉल्यूशन नहीं पता है, सॉल्यूशन कैसे किया जा सकता है, तो सॉल्यूशन प्रोवाइड कराना है आप लोगों को, वो फोकस देना है। तो पर्टिकुलर पर्सन को एग्जाम में बिल्कुल भी क्रिटिसाइज नहीं करना है। जो भी भावनाएं आप लोगों की, चाहे आप लोग किसी भी पर्टिकुलर फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट में जो पर्सनैलिटी थी, कई सारे लोग गांधी जी को गाली देने लगते हैं, एग्जाम में मत दीजिएगा आप लोग की भावनाएं, चाहे जो भी क्यों ना हो, पर लेकिन एग्जाम में वो भावनाएं निकल के न आए तो ज्यादा बेटर रहेगा, वरना दिक्कत आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। और कोशिश करो कि भावनाएं थोड़ी सी वैसे भी आप लोग नॉर्मल रखो इन लोगों के लिए। अगर आप लोग नेगेटिव रखोगे तो फिर एग्जाम में भी आप लोगों को वही नेगेटिव रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलेगा। एक मूवमेंट पर आकर आप लोगों को चीजें उगलना स्टार्ट कर दोगे वहां पर। तो इसलिए कोशिश ये करो कि अपना माइंडसेट ऐसा बना के रखो कि जो भी प्रॉब्लम सोसाइटी में है वो प्रॉब्लम एक्सेप्ट करोगे वो सोसाइटी में, पर लेकिन हम लोग को उसका सोल्यूशन निकालना है। तो इस तरीके से माइंडसेट आप लोग लेकर चलना है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा 8 फेज में इलेक्शन कंडक्ट कराए गए जो कि रोके जा सकते थे। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर के द्वारा कुंभ का मेला यहां पर अभी ऑर्गेनाइज कराया गया, ये भी यहां पर भी फिलहाल के लिए रोका जा सकता था। इसी के साथ में प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा जो ह्यूज क्राउड है जो यहां पर रैली देखने को मिली, उस टाइम पर जब हमारी कंट्री में 2-2 लाख के करीब इन्फेक्शन आ रहे थे, तो ये भी यहां पर कहीं ना कहीं रोकी जा सकती थी, पर लेकिन इनके ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई गई और लोगों के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई जा रही थी। तो क्या कंडीशन यहां पर देखने को मिली तो हम लोग को समझना पड़ेगा। अगर आज की डेट में बात करें, इतनी बिहेवियर कंडीशन देखने को मिल रही है कि जहां जहां लोगों को जलाया जा रहा है, तो कहीं कहीं पर भी आप लोग देखिए, मतलब जो जहां जलाने की जगह होती है वहां तो जलाए जा रहे हैं। ऐसी भी कई सारी वीडियो वायरल हो रही है कि जब दफनाया जा रहा है लोगों को, तो एक इंसान ने अपने घर के अंदर ही अपना जो नहीं था, घर के अंदर जो एक एरिया होता है उसी में एक बेसिकली गड्ढा खोदा और वहीं पर ही अपने घर में एक पर्टिकुलर पर्सन को दफना दिया। बाहर जगह नहीं मिल रही है। आप लोग यहां पर देखते हैं सड़क के बराबर में ये जगह है और यहां पर रखकर लोगों की चिताएं जलाई जा रही हैं। तो आज तक ऐसी बिहेवियर कंडीशन देश के अंदर देखने को नहीं मिली कि लोगों को जलाने के लिए जगह नहीं मिल रही है। तो ये काफी एक ह्यूज एक प्रॉब्लम आप लोग देश के अंदर बोल सकते हैं। जो नंबर ऑफ जो डेथ हो रही है, ये ऑक्सीजन की वजह से जिनको रोका जा सकता था, प्रिवेंट किया जा सकता था, तो वो वाली जो डेथ है आज के में लोग पार्किंग जो एक तरीके से पार्किंग के अंदर भी यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, लोगों को क्रिमिनेट कर रहे हैं। ऐसी जैसी सिचुएशन आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। तो ये बिल्कुल फिर से वही प्रॉब्लम रिपीट की जा रही है जो चाइना के द्वारा रिपीट की गई थी। चाइना के द्वारा क्या किया गया था, चाइना के द्वारा चीजों को छिपाया गया था। यानी कि चाइना अगर कोविड-19 के केसेस को उस टाइम पर नहीं छिपाता और दुनिया को बता देता यार ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, तो आज हमारे देश में और ऑल ओवर वर्ल्ड में ये दिक्कत देखने को नहीं मिलती। तो एक देश के द्वारा जो हरकतें की गई उसका खामियाजा सबको भुगतना पड़ रहा है आज की डेट में, और वही गलती फिर हम लोग रिपीट कर रहे हैं, वही चीजों को छुपाकर। अभी यूनियन हेल्थ मिनिस्टर के द्वारा बोला गया कि ऑक्सीजन की कहीं पर भी शॉर्टेज नहीं है। क्या रियलिटी में ये चीज सही है? तो वो आप लोग खुद ही देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश में क्या किया गया, अगर कोई यहां पर ऑक्सीजन की रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो कई सारे लोग थे, उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई कि ये झूठी रिक्वेस्ट यहां पर कर रहे हैं। हरियाणा के जो चीफ मिनिस्टर उनके बारे में अगर बात करें तो उन्होंने बॉडी देने से भी मना कर दिया कई सारे लोगों को जिनकी जो डेथ हो गई है, ताकि उनको कोई काउंट न कर सके, तो हॉस्पिटल को बॉडी देने से मना कर दिया गया। तो क्या ये सारी चीजें जो छिपाई जा रही हैं इनसे हम लोग केसेस को रोक सकते हैं? तो ये चीजें हम लोग को समझनी पड़ेगी। नेक्स्ट जो बात की जा रही है, ये एक यहां पर कमेंट किया जा रहा है हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा, प्राइम मिनिस्टर जी के ऊपर, कि अब तक अगर अलग अलग कंट्री के बारे में बात करें, जो डेमोक्रेसी के लीडर हैं उनके द्वारा आकर अपने लोगों से बात की गई, जनता में आकर, पर लेकिन हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो अब तक एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस उनके द्वारा नहीं की गई जहां पर लोग उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सके। वो हमेशा से, अगर आप लोग देखिए, वो हमेशा से आते हैं टीवी पर, अपनी बातें बोलकर चले जाते हैं, कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग उनसे देखने को नहीं मिलती है कभी भी, जबकि ये काफी एक बुरी बात है। एक कम से कम एक प्राइम मिनिस्टर के द्वारा उस टाइम पर लोगों से आकर बात करनी चाहिए, मीडिया से आकर बात करनी चाहिए, ताकि जनता उनसे क्वेश्चन भी पूछ सके कि इसको कैसे लेकर आप लोग चल रहे हैं। यानी कि दो वे डिस्कशन नहीं होता है, अपनी बात बताते हैं और चले जाते हैं, कोई क्वेश्चन पूछे या ना पूछे, कोई क्वेश्चन पूछ नहीं सकते वहां पर, बस अपनी बात बतानी है। तो वो एक गलत तरीका है डेमोक्रेसी में रिप्रेजेंटेशन का। जनता में आकर मीडिया से आप लोगों को बात करनी चाहिए, तब जाकर सिचुएशन जो है वो नॉर्मल होती नजर आएगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा यहां पर अभी काफी एक इंपॉर्टेंट बात बोली गई है कि अगर लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से किसी लोग की जान जा रही है तो ये एक तरीका जिनोसाइड है, यानी कि नरसंहार है, जो कि देश में अभी देखने को मिल रहा है। ये वो नरसंहार है जिसको रोका जा सकता है। ऑक्सीजन की सप्लाई बाहर से नहीं, हमारे देश में ही पूरी की जा सकती है, तो उसके बारे में ये बात की जा रही है। चलिए क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट कीजिएगा, अपनी कंट्री के हेल्थ सिस्टम को समझकर क्रिटिकली एग्जामाइन कीजिए, इंपॉर्टेंट क्या है पब्लिक हेल्थ सिस्टम की इंडिया के अंदर में और सिचुएशन क्या आज के डेट में, तो इसके ऊपर आप लोग को क्वेश्चन का आंसर देना है। तो काफी अच्छे से आप लोग इसको डिटेल में एनालाइज कर सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर पूरा आप लोग सिस्टम समझना चाहते हैं तो ये एक पिक्चर आप लोगों को देखने को मिलेगी इंडियन हेल्थ केयर के बारे में। एक साइड में पब्लिक है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है, और एक साइड में प्राइवेट है जो कि प्रॉफिट के ऊपर काम करता है, लिखा भी है फॉर प्रॉफिट, ठीक है। एक साइड में ये है प्राइवेट में कई सारी एनजीओ वगैरह आप लोगों को देखने को मिलेगी, ये यहाँ पर नॉन प्रॉफिट के लिए काम करती है। तो प्राइवेट के जो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, स्पेशलिटी या फिर नर्सिंग होम या फिर प्राइवेट क्लिनिक, ये देखने को मिलते हैं। ये चैरिटेबल ट्रस्ट होती है नॉर्मली, ठीक है। नॉन गवर्नमेंटल
ऑर्गेनाइजेशन जो क्लिनिक वगैरह होते हैं ये हेल्प प्रोवाइड कराते हैं। गवर्नमेंट के एरिया में कौन कौन काम करते हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ काम करती है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अलग अलग आप लोगों को देखने को मिलेंगे। देखने को मिनिस्ट्री में जो डिफेंस है यहाँ पर जो खासकर जो आर्मी पर्सनल है उनके लिए सारी फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाती है, और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे भी देखने को मिलती है, उसके अंदर भी कई सारी फैसिलिटीज होती हैं, तो ये प्रोवाइड कराई जाती है। ये स्टेट और सेंटर के देखने को मिलेंगे, अर्बन और जो आप लोगों को रूरल एरिया में देखने को मिलेंगे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, प्राइमरी और सब सेंटर, ये एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविटीज, ठीक है। इसी तरीके से हॉस्पिटल वगैरह आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो ये वो सारा सिस्टम है जो हम लोग प्रोवाइड कराते हैं देश के अंदर। तो आप लोगों को पूरा सिस्टम को एनालाइज कीजिए अच्छे से, और क्या आप लोग सोचते हैं इसके बारे में, हमारी कंट्री में क्या सिचुएशन बन रही है। तो इसका एक अच्छा सा एक उदाहरण लेकर आप लोग यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो अटेम्प्ट कीजिएगा, और जो आंसर नहीं दे पा रहे हैं वो एक दूसरे का आंसर पढ़िएगा ताकि आप लोग आंसर दे पाए। तो ये काफी जरूरी है, अगर आप लोग उसको एनालाइज कर लेंगे तो अच्छे से आप लोग चीजों को और समझ पाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट जो आर्टिकल है यहाँ पर ये बात कर रहे हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। तो यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा अभी यहाँ पर हमारी कंट्री में जो गवर्नर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, उनके द्वारा अभी फिलहाल हेल्थ सिस्टम को सपोर्ट करने की बात की गई है। तो ये क्वेश्चन पेपर जो आप लोगों का सेकंड और जो थर्ड है जीएस का, उसके अंदर आप लोगों से क्वेश्चन बन सकते हैं। पहले आप लोगों को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में एक ओवरव्यू आप लोगों को देता हूं, कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो कि आप लोगों से डायरेक्टली भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारी कंट्री में एक सेंट्रल बैंक है जो कि रिस्टेब्लिश किया गया था 1935 में, और ये जो स्टैब्लिश किया गया था एक एक्ट हमारी कंट्री में आया था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। यानी कि हमारी कंट्री में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट जो था ये अंग्रेजों के टाइम पर आया, और जिसके द्वारा हमारी कंट्री में बैंक जो था वो स्टैब्लिश किया गया। स्टार्टिंग में आप लोगों से पूछे कि इसका हेडक्वार्टर कहां था, तो था कोलकाता के अंदर, फिर आगे चलकर इसका हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में ट्रांसफर कर दिया 1937 में। यानी कि कुछ ही टाइम रहा कोलकाता के अंदर, पर इनको लगा कि मुंबई में यहां पर होना चाहिए, ठीक है। इसका एक बहुत बड़ा रीजन जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं, अगर आप लोग थोड़ा सा भी मैप देखकर आप लोग समझ पाएंगे। अगर देखिए कोलकाता आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा ईस्टर्न साइड में, पर मुंबई आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलेगा ये वेस्टर्न साइड में। तो यहाँ पर अगर सिस्टम रहता है तो ज्यादा बेटर है, यहाँ से आसानी से अगर देखिए यहाँ पर अंग्रेजों के द्वारा चीजें स्टैब्लिश की जाती थी तो अपने फायदे के लिए स्टैब्लिश की जाती थी, ताकि आसानी से अपने देश के साथ में कनेक्शन बना रहे। इसलिए वेस्टर्न एरिया में आप लोगों को काफी डेवलपमेंट खासकर इन चीजों से रिलेटेड देखने को मिलता है। अगर बात की जाए यहाँ पर, फिर इसको चलकर नेशनलाइज कर दिया गया। पहले तो ये प्राइवेट ओन था, पर 1949 में इसको नेशनलाइज भी कर दिया गया। इसका मतलब कि गवर्नमेंट के द्वारा ओन हो गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में एक खाका क्या बताता है कि क्या क्या इसके अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो बैंक के जो नोट है वो इनके द्वारा इशू किए जाते हैं। ये करेंसी जो रिजर्व रखने का काम ये करते हैं ताकि कंट्री के अंदर स्टेबिलिटी बनी रहे, जो भी करेंसी होती है, ठीक है। इसी के साथ में करेंसी और जो क्रेडिट सिस्टम है वो उसको सिस्टम को ढंग से रखने का काम करते हैं, ऑपरेट करते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क इनके द्वारा तैयार किया जाता है, और प्राइस स्टेबिलिटी की भी कोशिश करते हैं ताकि ज्यादा इन्फ्लेशन देखने को न मिले। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए तो आप लोगों को पता भी हमारी कंट्री में एक फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेट फोकस किया जाता है, उसके बारे में समझेंगे अभी। यहां पर सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो होते हैं वो यहां पर अपॉइंट किए जाते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो इनके सेंट्रल बैंक जो है आरबीआई मोटे मोटे तौर पर बोल सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से काम करता है, जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो एक्ट है उसके हिसाब से इनको अपॉइंट किया जाता है। आज की डेट में अगर बात करें तो 4 हमारी कंट्री में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर ये आप लोगों को डिप्टी डायरेक्टर देखने को मिलेगा, और एक डायरेक्टर यहां पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में। बाकी कई सारे नॉमिनेटेड मेंबर भी आप लोग यहां पर देखने को मिल जाते हैं। ऑफिशियल और जो सेंट्रल बोर्ड है यहां पर ये फुल गवर्नर, और इसी के साथ में नोट मोर देन 4 डिप्टी, यानी कि टोटल मिलाकर 5 मेंबर की एक कमेटी है, यानी कि 5 पांडव आप लोग बोल सकते हैं जो यहां पर काम करते हैं पूरे सेंट्रल बैंक को चलाने के लिए। मेन फंक्शन जो है वो कैसे कैसे काम करता है, किस किस बेस पर चीजें हो रही हैं आज के डेट में हमारी कंट्री में। अगर बात की जाए आप लोगों की मॉनेटरी पॉलिसी कि यहां पर, या फिर प्राइस स्टेबिलिटी को यहां पर इंश्योर करने के लिए, तो अभी अमेंडमेंट किया गया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 में 2016 में। तो जब ये जो भी अमेंडमेंट किया गया तो फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग की बात की गई। ये शब्द क्या बोलता है, ये शब्द ये बोलता है कि जो इन्फ्लेशन है यानी कि महंगाई है उसको टारगेट करना है, पर लेकिन वो महंगाई जो है एक रेंज से बाहर नहीं जानी चाहिए। यानी कि बोला गया कि 4% आप लोगों को यहां पर महंगाई रखनी है, पर लेकिन आप लोग ये महंगाई है थोड़ा ऊपर नीचे जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा। तो 4 में अगर 2 जोड़ देंगे तो आप लोग बोल सकते हैं कि 6 भी हो सकती है, और 4 में से अगर 2 आप लोग घटा देंगे तो ये 2 भी हो सकती है। यानी कि इन्फ्लेशन जो है वो 2 से लेकर 6 के बीच में होना चाहिए। ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को टारगेट दिया गया 2016 में, पर लेकिन 2021 में आकर ये जो टारगेट था इसके 5 साल कंप्लीट हो गए, और ये बोल रखा है कि 5 साल के बाद आप लोग चीजों को रिव्यू करोगे और फिर इसको चेंज आप लोग कर सकते हैं। तो 2016 से लेके 2021 तक का जो टारगेट रखा था 4 + -2 का, वो कंटिन्यू चलता रहा यहां पर लेकिन 31 मार्च को यहां पर इसका काम जो है वो तमाम हो गया कि यहां पर इसका डेट पूरा हो गया। अब फिर से इसको रिव्यू करना था। रिव्यू करने के बाद में गवर्नमेंट के द्वारा कंटिन्यू कर दिया गया, फिर से वही टारगेट दे दिया गया कि 4 + -2 रखना है, यानी कि फिर से वही टारगेट स्टार्ट कर दिया गया। और अब की बार 21 से लेके इसको 2026 में जाकर रिव्यू किया जाएगा। तो ये सारा काम किसका है, यह है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है हमारी कंट्री में वो बेसिकली किस तरीके से चीजों को स्टेबल करना है, इन्फ्लेशन ज्यादा ना बढ़े उसके ऊपर फोकस देना है, यहां पर ये काम करती है आप लोगों को नजर आती है। तो ये
किसके बेस पर बनाई गई है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934 का जो एक्ट है उसमें मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो बनाई गई है ये चेंज कर जो सेक्शन 45ZB तो ये यहां पर अमेंड किया गया, जिसके चलते सेंट्रल गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन के द्वारा अब यहां पर 6 मेंबर की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी देखने को मिलती है, जिनमें 3 गवर्नमेंट के मेंबर है और 3 निकल कर आते हैं रिजर्व बैंक से। और टोटल मिलाकर ये जो 6 मेंबर है यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो टोटल मिलाकर 6 मेंबर ये इंपावर्ड कमेटी है, ये डिसीजन यहां पर लेती है। जो आरबीआई के जो गवर्नर है वो यहां पर बेसिकली नॉर्मल वोट नहीं करेंगे, अगर टाई हो जाती है तो तभी वोट करते हैं। नॉर्मल 5 मेंबर यहां पर बेसिकली डिसीजन लेते हैं। 3 इंपॉर्टेंट रिपोर्ट जो आप लोग याद रखते हैं ये आरबीआई के द्वारा रिप्रेजेंट की जाती है। एक तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट आप लोगों से कई बार पूछा जाता है किसके द्वारा तैयार की जाती है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा तैयार की जाती है। मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल रिव्यू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। ये 3 रिपोर्ट काफी इंपॉर्टेंट है जो पास्ट में भी आप लोगों से एग्जाम में पूछी गई है। ठीक है, तो ये बेसिक मैंने आप लोगों को यहां पर बता दिया। अब आर्टिकल के बारे में समझते हैं, आर्टिकल में क्या बोला गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा अभी यहां पर कई सारी बातें बोली गई। इसमें यह बोला गया कि आज के डेट में हमारी कंट्री में कुछ पैसा इन्फ्यूज किया जाएगा, लिक्विडिटी मार्केट में लाई जाएगी, तो 50,000 करोड़ रुपए यहां पर लिक्विडिटी फैसिलिटी प्रोवाइड कराने की बात की जा रही है, ताकि कुछ चीजें जैसे हेल्थ केयर हो गया, स्टेट की गवर्नमेंट हो गई और पब्लिक के द्वारा अगर बात करें टाइमली इंटरवेंशन यहां पर किया जा रहा है पब्लिक सिस्टम के अंदर में, ताकि सिचुएशन को सुधारा जा सके। तो यहां पर ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा बोला गया सेकंड वेव जो आ रही है उसको कंट्रोल करने के लिए अब जो लड़ाई चल रही है यहां पर देश के अंदर, तो आरबीआई भी उस लड़ाई में कूद चुका है। कोविड-19 की वजह से हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर काफी बर्बाद हो गया, उसको इंप्रूव करना है, और इकोनॉमिक एक्टिविटी भी काफी बर्बाद हो गई, उसको कैसे लेकर चलना है, तो उसके ऊपर भी इनके द्वारा एक खाका तैयार करने की बात की जा रही है। तो फ्रेश क्राइसिस अभी हमारी कंट्री में जो देखने को मिल रहा है, तो शक्तिकांत दास साहब के द्वारा बोला गया कि ये काफी बड़ा चैलेंज है और अभी तो और चैलेंज आ सकते हैं, तो हम लोग को इसके साथ में लड़ना पड़ेगा, चीजों को समझना पड़ेगा कि कैसे लोगों की जान बचाई जा सकती है और कैसे आप लोग जो लाइवलीहुड है यानी कि जो एम्प्लॉयमेंट है जो चला गया है उसको कैसे रिस्टोर कर सकते हैं, तो उसके ऊपर भी काफी ज्यादा फोकस दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करूं यहां पर, तो लोग यहां पर इसके द्वारा एक तरीके से अभी फिलहाल जो है बोला गया कि जो प्रायोरिटी सेक्टर है, जैसे कि प्रायोरिटी सेक्टर क्या होता है, मान लीजिए जैसे मैंने बोला आप लोगों को कि मेरे पास में आज के लिए मान लीजिए 50 किताबें हैं। ठीक है, 50 किताबें लिमिटेड सोर्सेज है, जितना मैं अरेंज कर सकता था मैंने 50 किताबें अरेंज करी, और ये 50 किताबें मुझे उन लोगों को देनी है जिसको रिक्वायरमेंट है। एक तो वो लोग ये किताब ले ले जो कि उसको कभी खोलकर भी ना देखे और जाकर अलमीरा में फेंक दे, एक वो इंसान इस किताब को ले जो कि मिलते ही उसको 10-5 दिन के अंदर ही पूरी किताब को खत्म कर डाले। तो ये किसको ज्यादा जरूरत है इसकी, तो उस इंसान को ज्यादा जरूरत है जो कि रियलिटी में इसको लेना चाहते हैं, पर लेकिन लिमिटेड रिसोर्सेज है, क्योंकि लिमिटेड चीजें हैं, तो ये तो है नहीं कि सबको प्रोवाइड कराई जा सकती है। तो उस लिमिटेड रिसोर्सेज में किसको प्रोवाइड करानी है, तो वही प्रायोरिटी होती है बेसिकली। यानी कि बैंक के अंदर में पैसा जो है वो लिमिटेड, ऐसा तो नहीं है कि दुनिया भर का पैसा है कहीं भी कितना भी फेंक लो ले जाकर। तो जो यहां पर प्रायोरिटी अगर देनी है, तो यानी कि जैसे जो वैक्सीन बनाने वाले हैं उनको पैसा दो, हेल्थ हॉस्पिटल्स को सपोर्ट प्रोवाइड कराओ, जो पैथोलॉजी लैब है उनको सपोर्ट प्रोवाइड कराओ, जो ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे हैं वेंटिलेटर उनको हेल्प करो। इसी के साथ में कोविड-19 रिलेटेड जो ड्रग इंपोर्ट की जा रही है उनको हेल्प करो, या दूसरी फैसिलिटी है इस पर्टिकुलर एरिया से रिलेटेड जो लॉजिस्टिक है फिर उनको आप लोग हेल्प करो। तो ये होता है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग बोलते हैं इसको बेसिकली, कि प्रायोरिटी के बेस पर आप लोगों को लैंडिंग करनी है। जैसे कि आप लोग कई बार देखते हैं किसानों को भी जो एग्रीकल्चर है उसको काफी ज्यादा फोर्स किया जाता है कि आप लोग इसमें जो बेसिकली इन्वेस्टमेंट करो। ठीक है, तो यहां पर अभी हमारी कंट्री के जो गवर्नर साहब हैं उनके द्वारा यहां पर यह बात बोली गई है कि कई बार कई सारी चीजें देखने को मिलती है कि कुछ लोग जो है चीजों को कवर नहीं कर पाते हैं। ठीक है, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा बोला गया जो स्कीम है वो कवर कर रही है काफी लार्ज स्केल पर। यह भी बोला गया कि जो लोग आज के में अपना इलाज कराने में फेल हो गए तो उनकी भी हेल्प कर पाएगी यहां पर ये जो सिस्टम लाया जा रहा है, यानी कि जिनके पास में पैसा पे करने के लिए, जो बिल पे करने के लिए पैसा नहीं है, उनकी भी हेल्प की जाएगी। पर लेकिन राइटर यहां पर ये बोल रहे हैं कि ये डिटेल में नहीं बताया गया कि कैसे यहां पर हेल्प करेंगे, तो थोड़ी सोचने वाली बात है, क्योंकि अभी भी फिलहाल काफी लार्ज स्केल पर लोगों को दिक्कत देखने को मिल रही है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो फोकस है, सेंट्रल बैंक का जो फोकस है, वो बोला गया कि स्मॉल बोरोवर पर है, छोटे छोटे लघु उद्योग, जैसे अनऑर्गेनाइज सेक्टर हो गया, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज टाइप में जो भी चीजें रहती हैं, छोटे छोटे लघु उद्योग, उनके ऊपर फोकस रहेगा। जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है और फ्रेश जो रिजोल्यूशन लाया जा रहा है ताकि लोगों तक चीजें पहुंचाई जा सके। वर्स हिट अफेक्टेड जो चीजें आज के में काफी सारी चीजें कॉन्ट्रैक्ट हो गई हैं, तो उसके लिए नॉर्म्स लाए जा रहे हैं, मोस्ट वनरेबल सेक्शन तक चीजें पहुंचाई जा सके, ये फोकस एरिया है। पर लेकिन फिर भी अगर आप लोग देखिए जो भी यहां पर चीजें लाई जा रही हैं, आप लोग बोल सकते हैं कि वो अप टू द मार्क नहीं है, क्योंकि अगर अप टू द मार्क होती तो ये ऐसी कंडीशन देश में देखने को नहीं मिलती। तो अभी देखते हैं किस बेसिस पर यहां पर चीजें लेकर आगे चलेंगे हम लोग यहां पर, क्योंकि बोला ये जा रहा है आज के डेट में काफी लार्ज स्केल पर
कि लोकल एरिया तक आप लोगों को चीजें पहुंचानी पड़ेगी। जैसे वायरस जो है वो लोकल एरिया तक पहुंचा हुआ है, उसी तरीके से लोकल एरिया तक अगर चीजें पहुंचेगी तो चीजें हम लोग कंट्रोल कर पाएंगे। अपोजिशन और जो टॉप इंडस्ट्रीज हैं वो भी बोल रहे हैं कि नेशनल लेवल पर जो लॉकडाउन लग जाना चाहिए ताकि जो ट्रांसमिशन की ये चेन है ये ब्रेक हो जाए। पर लेकिन अभी देखते हैं क्या कंडीशन बनती है। अगर वो लगा दिया जाता है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो भी स्टेप उठाने के लिए बोले गए उनका कोई फायदा देखने को नहीं मिलेगा। तो यानी कि कहने का मतलब ये कि देखते हैं अभी क्या कंडीशन बनती है और कैसे हम लोग चीजों को नॉर्मल कर पाते हैं। आप लोग की क्या राय है इसके बारे में आप लोग जरूर बताइएगा। बाकी यहां पर जो नेक्स्ट आर्टिकल है, यहां पर हमारी कंट्री में ममता बनर्जी जी के द्वारा जो है यहां पर अभी शपथ ली गई और ये जो है तीसरी बार मुख्यमंत्री बन गई। तीसरी बार मुख्यमंत्री बन गई अपनी सीट से हारने के बाद भी। तो यहां पर ये जो हार गई उसके बाद भी मुख्यमंत्री बन गई, वो कैसे बन गई उसको समझेंगे हम लोग। यहां पर वेस्ट बंगाल के अंदर टोटल मिला के 292 सीट पर इलेक्शन हुए, जिसमें से 213 सीटें जीत गई। तो यानी कि समझ सकते हैं कि इलेक्शन में यहां पर इनको इलेक्शन में बेसिकली 246 सीट चाहिए थी इनको +1 अगर इनको पावर में गवर्नमेंट बनानी है, ठीक है। पर लेकिन 213 आ गई। बीजेपी को 77 सीटें मिली और बाकी की 11 सीटें यहां पर गई इंडिपेंडेंट को और राष्ट्रीय सेक्युलर जो मजलिस पार्टी है उसको। तो इसके चलते आखिर ये कैसे चीफ मिनिस्टर बन जा रही है यहां पर वो समझते हैं। बात यहां पर ये की जा रही है कि यहां पर पॉलिटिकल पार्टी तो जीत गई पर लेकिन इसकी लीडर हार गई। एक बच्चे के द्वारा बोला गया सर किसी और को चीफ मिनिस्टर क्यों नहीं बना देते हैं यार। सारथी तो ये पूरी जो लड़ाई जीत कर आया है, आप लोगों ने सुना किसी और का नाम इसकी जगह वेस्ट बंगाल के इलेक्शन में। तो इसलिए ये जो है बेसिकली जिसके द्वारा कंधे पर चीजें रखकर चली जा रही है। आप लोग तो ये बोलोगे कल को जिसे पहला इलेक्शन अगर देखो आप लोगों ने प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन लड़े गए। एक तो लड़ा गया था बनारस से, दूसरा एक और जगह से लड़ा गया था। वो आप लोग बताइए कहां से लड़ा गया था 2014 में। तो उस टाइम पर ये लग रहा था कि कहीं हार ना जाए एक जगह से, तो एक जगह से कम सीट बच जाएगी, तो वो कंडीशन देखने को मिल सकती है। तो उन्हीं के ऊपर रखकर वो इलेक्शन लड़े जा रहे थे मोदी जी का नाम ले लेकर। ऐसे यहां पर ममता बनर्जी जी लीडर है अपनी पॉलिटिकल पार्टी की, तो इसलिए चीफ मिनिस्टर की सीट जो है वही संभाल पाएंगे, वरना पता चला पॉलिटिकल पार्टी दूसरी किसी मेंबर को सपोर्ट नहीं कर रही है। हाँ ये अलग बात है अगर यहां पर ये फिर से यहां पर हार जाती है री इलेक्शन में भी, तो फिर यहां पर कोई अल्टरनेटिव खोजना पड़ेगा। आर्टिकल 164 यानी कि 164 ये बोलता है कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी में कोई ऐसा मेंबर है 6 महीने के लिए उसको मिनिस्टर बनाया जा सकता है। 6 महीने के अंदर उसको किसी भी हाउस से जीत कर आना पड़ेगा। अगर जीत कर नहीं आता तो फिर यहां पर इसको हटा दिया जाएगा। 6 महीने तक का टाइम पीरियड है, तो 6 महीने के अंदर अंदर इनको यहां पर अपनी सीट जो है वो यहां पर इनको बेसिकली थामनी पड़ेगी। अगर ये नहीं काम कर पाते हैं तो फिर प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। हमारी कंट्री में एक साइड में लेजिस्लेटिव असेंबली और एक साइड में लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो कहीं से भी ये चुनकर आ सकते हैं अगर ये अपना नॉर्मल काम करना चाहते हैं। पर लेकिन इंपॉर्टेंट यहां पर ये कि लेजिस्लेटिव काउंसिल वेस्ट बंगाल के अंदर ही नहीं है, तो लेजिस्लेटिव असेंबली से ही इनको चुनकर आना पड़ेगा। और लेजिस्लेटिव काउंसिल कहां पर आज के डेट में आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और यूपी, तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो सिचुएशन अब यही है कि कैसे सिचुएशन यहां पर बनती है, और अगर प्रॉपर सिचुएशन नहीं बनी तो यहां पर आर्टिकल 356 लग जाएगा, यानी कि प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा। पर लेकिन एक पॉलिटिकल पार्टी इतनी फुल मेजॉरिटी के साथ में, तो इसके चांसेस काफी कम आप लोगों को देखने को मिलेंगे। बाकी देखते हैं क्या कंडीशन बनती है। तो हमारे संविधान में यह प्रोविजन है कि 6 महीने तक आप लोग यहां पर मिनिस्टर बन सकते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में यहां पर ये बातें की जा रही है। तो ये थी इसके बारे में, बाकी डिटेल में मैंने वीडियो बना रखी है, काफी अच्छे से चीजें सारी समझाई वहां पर, आप लोग उसको भी जाकर एक बार देख सकते हैं। नेक्स्ट बात की जा रही है यहां पर आयरलैंड के बारे में। आयरलैंड जो है ये यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा नॉर्दर्न आयरलैंड है और यह रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। ये ब्रिटेन वाला जो एरिया है यहां पर आप लोगों को कंडीशन देखने को मिलेगी। यूनाइटेड किंगडम नॉर्मली इसको बोला जाता है, जिसमें स्कॉटलैंड आ जाता है, इंग्लैंड आ जाता है, वेल्स आ जाता है और नॉर्दर्न आयरलैंड आ जाता है। नाम भी यूनाइटेड किंगडम यानी कि अलग अलग राज्यों को यूनाइट करके ये बनाया गया है, तो इसलिए इसका नाम यूनाइटेड किंगडम देखने को मिल रहा है। तो ग्रेट ब्रिटेन आप लोग यहां पर देख सकते हैं, जिसमें स्कॉटलैंड हो गया, ये यहां पर इंग्लैंड हो गया और ये वेल्स हो गया। तो आयरलैंड के अंदर काफी सारी झड़प देखने को मिल रही है, क्योंकि जब यूरोपियन यूनियन का पार्ट था ये सारा एरिया, तब तो यहां से लोग आसानी से इधर उधर आ जा सकते थे, सारी चीजें नॉर्मल थी। पर लेकिन अब जब बाउंड्री खिंच गई है ब्रेक्जिट होने के बाद में, ब्रिटेन के यूरोपियन यूनियन से बाहर निकलने के बाद में, अब यहां पर झड़प देखने को मिल रही है। तो उसी चीजों को यहां पर एनालाइज किया जा रहा है। तो बेसिक एक इंफॉर्मेशन आप लोग को पता होनी चाहिए, बाकी तो सारी चीजें आप लोग जानती हैं, ठीक है। क्वेश्चन का आंसर जरूर दिया करो यार, और कम्युनिटी टैग में भी मैं पोस्ट करता हूं क्वेश्चन, वहां पर जरूर अटेम्प्ट किया करो। तो ये है मेघालय। तो मेघालय के अंदर आप लोगों को ये रिवर देखने को मिलेगी, जहां पर बोला गया था 210 मेगावाट का एक पावर प्लांट बनाया जाए, जिसके चलते यहां पर ये बातें सामने निकल कर आई, ठीक है। तो ये जैंता हिल वाला जो एरिया है खासकर उधर देखने को मिलेगा, बांग्लादेश के बॉर्डर में भी टच करता है। अगर मेघालय के साथ में बात करें तो मेघालय हमारी कंट्री में एक ऐसा राज्य है जो कि एक साइड में आसाम है और एक साइड में बांग्लादेश है, यानी कि ये इंटरनेशनल बाउंड्री और हमारी कंट्री में एक ही राज्य को टच करता है, बीचों बीच में मेघालय। तो इस पर्टिकुलर एरिया के बारे में यहां पर बात की जा रही है, ठीक है। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। तो कैसा रहा ये डिस्कशन, आप लोग बताइएगा कि कितने मार्क्स आप लोग यहां पर देंगे इस डिस्कशन को। तो बिल्कुल फीडबैक देकर जुड़ जाएगा, ताकि आने वाले टाइम में लेक्चर को इंप्रूव किया जा सके। और बाकी सारी पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर लेना। आसपास सफाई रखिए, पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए, पॉलिथीन और प्लास्टिक बैग वगैरह बिल्कुल यूज नहीं करना है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, तब तक के लिए बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। तब तक के लिए जय हिंद।